हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव चलाया है आपके लिए, सिविल स्टेप आईएएस ने। वो है सर्वाधार, राइट। सो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस पे करंट अफेयर करते हैं। आज का हमारा जो डे है वो है सर्वाधार इनिशिएटिव का डे 12, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डे 3 है, राइट। सो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पर करंट अफेयर करने वाले हैं। साइंस एंड टेक का हमारा यहाँ पर है डे 3। सो पिछले वीक में जितनी भी न्यूज़, जितने भी करंट अफेयर, जितने भी डिस्कशंस ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। प्लस कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि ई गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। वन मोर थिंग मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे जो सोर्सेज रहने वाले हैं, मैंने जो आपके सामने करंट अफेयर रखने वाले हैं वो द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, योजना, लाइव मिंट, पीआईबी और कुरुक्षेत्र जैसे सोर्सेज से हमने यहाँ पर कवर किया है। आपको पता है मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। सो हम लोग अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स क्या है आप जानते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, राइट। एंड ये जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक का ये हमारा टॉपिक है। द हिंदू में ये न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। सो अर्थ ओल्डेस्ट, पृथ्वी के सबसे पुराने एंड टेनिएस्ट क्रीचर्स आर पोइज्ड टू बी क्लाइमेट चेंज विनर्स। Scientists found prokaryotes are remarkably resilient to climate change and as a result could increasingly dominate marine environment। और ये पब्लिश हुआ था 14 अगस्त को, राइट। यानी कि जो साइंटिस्ट ने यहाँ पर पाया है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो रिमार्केबली क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलेंट्स होते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि मरीन एनवायरनमेंट को ये डोमिनेट करते हैं। आगे देख लेते हैं। ये एल्गीज हैं, है ना। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, एंड एल्गीज है ये। यहाँ पर एल्गीज जो होते हैं आपको पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं, एंड एल्गीज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लेक्स एरिक्स, मोन बे, ओरेंग एंड ओयो ऑन फ्राइडे सितंबर 15, 2017। यानी कि ये 2017 की न्यूज़ थी, और उस समय पे 15 सितंबर 2017 को एल्गीज फ्लोट करते हुए पाए गए थे एरीज लेक है उसकी सतह पर, है ना। आपको पता है ओरिंगो, एरीज, ये लेक कहाँ पर हैं। एंड टू क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट फाउंड प्रोकैरियोट्स। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है, वैज्ञानिकों ने पाया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं आर रिमार्केबली रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज एंड एज अ रिजल्ट कुड इंक्रीजिंगली डोमिनेट मरीन एनवायरनमेंट, राइट। एंड द वर्ल्ड ओशन, विश्व के जितने भी महासागर हैं, जितने भी ओशंस हैं, आर होम टू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू द ह्यूमन आईज। वर्ल्ड के जितने भी महासागर हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे, बहुत टाइनी जो जीव होते हैं उनके घर हैं, जो कि मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। एंड द टाइनी क्रीचर्स नोन एज प्रोकैरियोट्स, और ये जो टाइनी क्रीचर्स होते हैं जिन्हें कि हम अपने ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, यही कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड कंप्राइजिंगली 30% ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड्स ओशन। जो प्रोकैरियोट्स हैं आप मान करके चलिए कि ये विश्व की 30% लाइफ, यानी कि ये विश्व के जो ओशंस हैं, महासागर हैं, उनमें लगभग 30% लाइफ ऐसी है जो टाइनी क्रीचर्स हैं, जिनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम इसको। अभी यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो दीज ऑर्गेन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द ओशन बैलेंस। और ये जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये संसार के जो महासागर हैं, वर्ल्ड के जो महासागर हैं, उनको संतुलित रखते हैं। प्लस देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका, अभी चर्चा में क्यों है। न्यूज़ तो ये 2017 की है। सो साइंटिस्ट फाउंड प्रोकैरियोट्स रिमार्केबली रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज एंड एज अ रिजल्ट कुड इंक्रीजिंगली डोमिनेट मरीन एनवायरनमेंट। इस वजह से ये चर्चा में है क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी ऐसा पाया है, ऐसा उनकी रिसर्च में यहाँ पर आउटकम्स आए हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं,
हैं और मरीन एनवायरनमेंट जो होता है, महासागर एनवायरनमेंट जो होता है, उसको ये डोमिनेट करते हैं, राइट। हमने देखा 30% तक लाइफ उनकी यहाँ पर होती है। एंड देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं, है ना। प्रोकैरियोट्स के बारे में देख लेते हैं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, आपने जनरल साइंस में बायोलॉजी के पोर्शन में भी प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यहाँ पर हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। सो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओशन को बैलेंस करने में, प्लस मरीन लाइफ को कैसे डोमिनेट करते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। एंड दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये आपके जनरल साइंस में भी काम आने वाला है प्रीलिम्स में, और ये साइंस टेक में भी काम आता है। सो आपको बहुत ध्यान से फोकस होकर इसको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। प्रोकैरियोट जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। ये आपका एक कोशिकीय जीव होता है, राइट। कोशिकाओं के आधार पर ही बांटा जाता है ना इनको, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। सो ये एक सिंगल सेल जीव होते हैं। एंड दैट लेक अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है यहाँ पर, राइट। दूसरी चीज, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और दूसरे भी जो झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं उनका यहाँ पर अभाव होता है। केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्धक अंग, अन्य जो झिल्लीबद्धक अंग होते हैं उनका अभाव होता है, अंगों का यहां पर अभाव होता है। क्लियर? अभाव होता है। देख लेते हैं आगे हम इसको। एंड शेप की अगर हम बात करते हैं कि इनका शेप किस तरीके का होता है, सो दे कम्स इन वेरियस शेप साइज एंड विद 4 बेसिक शेप्स इनके होते हैं। एक होता है रॉड की तरह एक शेप होता है, एक होता है स्फेरिकल और दूसरा होता है स्पाइरल होता है, राइट। सो इनका शेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात लेते हैं कि कोशिका संगठन कैसा होता है। प्रोकैरियोट्स shall have a basic structure organization which includes a shell wall, यानी कि इनमें शेल वॉल होता है, केंद्रक नहीं होता है, प्लस दूसरे भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी अभाव होता है प्रोकैरियोट्स में। सो ये आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन में, जनरल साइंस में भी काम आता है और सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको पता है प्रीलिम्स में अगर जनरल साइंस की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो बायो वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं, राइट। सो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी में क्या होता है, शेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइट। हाउएवर दे लेक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता है, यहां पर इनमें केंद्रक नहीं होता है, राइट। केंद्रक नहीं होता है यहां पर। अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें सो दे लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, केवल इनमें राइबोसोम पाया जाता है। और आपको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है, अदरवाइज इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। दे डू हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड मीसोसोम्स, इनमें मीसोसोम्स होता है। मीसोसोम क्या होता है आपको पता है, ये शेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, शेल मेम्ब्रेन का ये एक्सटेंशन होता है, एंड विच आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट, एंड यूज्ड फॉर द वेरियस फंक्शंस, और ये कई तरीके के कार्य करता है, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का काम क्या होता है, प्रोकैरियोट्स शेल्स रिप्रोड्यूस प्राइमरली थ्रू बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। बाइनरी फिजन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। डीएनए की बात अगर हम करें तो मोस्ट प्रोकैरियोट सेल हैव अ सिंगल क्रोमोसोम्स, ज्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, एंड विच कैरीज अ हेरिडिटरी जीन इन फॉर्म्ड जीएनए, जो कि डीएनए के फॉर्म में जो क्रोमोसोम होता है सिंगल क्रोमोसोम, वो हेरिडिटरी जीन्स को क्या करता है, इनको कैरी करता है। डीएनए क्या होता है आपको पता है, डीएनए आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये हमारे कैरी करता है डीएनए जो होता है। एंड कहां पर पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, फाउंड इन केंद्रक, है ना, फाउंड इन न्यूक्लियस, राइट। प्लस
आपका सिंगल, यहाँ पर आप देखेंगे डबल हेलिक्स इनका स्ट्रक्चर होता है। आगे देख लेते हैं। एंड प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। अनदर टाइप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। और दूसरे प्रकार के भी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोश के जीव होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया को छोड़ के। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर थॉट टू बी ओल्डेस्ट सेल बेस्ड लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव के रूप में, ऑर्गेनिज्म के रूप में इनको माना जाता है। एंड हैबिटेट की अगर बात करें ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सो दे थ्राइव अक्रॉस द इंटायर प्लेनेट ऑन लैंड्स एंड वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स ऑफ द पोल्स। एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका क्या है वो भी जानते हैं कि इनका पारिस्थितिक सिग्निफिकेंस क्या है। सो दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड फूड चेन। विश्व की फूड चेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग सपोर्ट द न्यूट्रिएंट नीड्स टू fish humans catch and eat, right? And marine prokaryotes grow extremely fast. जो marine prokaryotes होते हैं ये extremely fast grow करते हैं, a process that emit a lot of carbon, right? So अभी हम जान लेते हैं, हमने prokaryotes के बारे में जान लिया, सिंगल सेल ये होते हैं, प्लस ओल्डेस्ट एंड टाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द अर्थ, प्लस ये बैलेंस करते हैं मरीन हमारे जो वाटर ओशंस होते हैं उनको, प्लस मरीन लाइफ 30% है वर्ल्ड की, एवं इनमें न्यूक्लियस एंड अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अभाव होता है। अब हम जान लेते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, क्योंकि जीवों को कोशिकाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आपको पता है। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो एक कोशिकीय होते हैं और जो बहुकोशिकीय होते हैं। और जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, राइट। यहाँ जान लेते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। सो यूकैरियोट्स सेल फाउंड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये बहुकोश के जीव होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा चांस है प्रीलिम्स में इसके आने के, ठीक है। एंड सच एज प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। इसका मतलब हम किस में आते हैं, हम भी किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में, क्योंकि मल्टी सेलुलर है ना, बहुकोशिकीय जीव है, राइट। एंड दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट सेल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स की अपेक्षा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे देख लेते हैं, ये देखिए ये है आपका यूकैरियोट सेल एंड यहाँ पर ये है प्रोकैरियोट्स। तो आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा जो सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड वो देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, राइट। सो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लेक अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड है most prokaryote cell have a single chromosomes and which carries hereditary gene in form of DNA। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा सेकंड। सो आंसर हमारा होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। देख लेते हैं आगे। हमारा जो दूसरा आज का न्यूज है वो है फॉरएवर केमिकल्स, और ये भी न्यूज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक चीज मैं बता दूं, ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, अगर हम इसको प्रीलिम्स पे जनरल साइंस में बात करते हैं तो ये वहां पर भी आपका आएगा, और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा, राइट। अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से। सो डाउन टू अर्थ की ये न्यूज है। क्या न्यूज है, रेमेंड्स ऑफ प्रेजेंट फॉरएवर केमिकल्स कैन नाउ बी ट्रैक्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, अभी वर्तमान में ऐसा पाया गया है कि जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं इनको ट्रैक किया जा सकता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं प्लस जहां तक ये पहुंचते हैं वहां से वहां तक इनको ट्रैक किया जा सकता है। ये न्यूज है आज की, राइट। एंड फॉरएवर केमिकल्स रेफर टू ह्यूमन मेड टॉक्सिक कंपोजिशन। एक टर्म इसके लिए बनाया गया है, जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं कि ये ह्यूमन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए टॉक्सिक कंपोजिशंस होते हैं, एंड विच आर नॉट डिप्लीटेड नेचुरली, जिनका अपघटन
नेचुरली प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, एंड कैन स्टे इन एनवायरमेंट फॉर थाउजेंड्स ईयर्स, और ये पर्यावरण में हजारों वर्षों तक रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनवायरमेंट के लिए और मनुष्य के लिए खतरनाक है अगर इनका प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं होता है तो। क्लियर? आगे देख लेते हैं हम इसको, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका ये हम जान लेते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है, क्यों चर्चा में है वो हम यहां पर जान लेते हैं। सो these chemicals that are scientifically known as per and polyfluoroalkyl and substance are the generally useful and applications such as waterproofing, heat resistance, detergent, food packaging and non-stick technologies, right? ये जो केमिकल होते हैं, जो फॉरएवर केमिकल होते हैं, साइंटिफिकली इनका वैज्ञानिक नाम है पर एंड पॉलीफ्लोरलकाइल सब्सटेंस, PFAS इनको शॉर्ट में बोला जाता है, PFAS इनको शॉर्ट में बोला जाता है। प्लस ये जनरली इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है। सो जो वाटर प्रूफिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, है ना, वाटर प्रूफिंग में इनका काम होता है। वो वाटर प्रूफिंग आपकी वॉच हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कैमरे हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सो वहाँ पर इनका एप्लीकेशन है। प्लस हीट रेजिस्टेंस, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। एंड डिटर्जेंट्स में इनका प्रयोग होता है। फूड पैकेजिंग एंड नॉन स्टिक टेक्नोलॉजीज, जिनमें फूड जैसे कि अल्युमिनियम फॉयल होता है ना, उसमें प्लस जो नॉन स्टिक हमारे बर्तन होते हैं घरों में, पैन्स होते हैं, टिफिन्स होते हैं, उनमें भी इनका प्रयोग होता है, जो फॉरएवर केमिकल होते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, साइंटिफिकली इसको जाना जाता है पर एंड पॉलीफ्लोरोल्काइल सब्सटेंस, PFAS के रूप में। आगे देख लेते हैं हम इसको, जान लेते हैं फॉरएवर केमिकल के बारे में कि फॉरएवर केमिकल है क्या। सो देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना आप, है ना, आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत है। और जब प्रीलिम्स में हम बैठते हैं ना तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और उस समय फिर एकदम से लगता है कि पता नहीं ये इकोनॉमिक्स। अब आपको अगर बोल दिया जाए फॉरएवर कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरएवर केमिकल, है ना, और 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा। या तो स्टेटमेंट ऐसे बनाएगा कि एक स्टेटमेंट आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, एक होगा केमिस्ट्री से, एक होगा हो सकता है आपका हिस्ट्री से, या एक कहीं से करंट अफेयर उठा के दे देगा और कोई दूसरी चीज ऐड कर देगा उसमें। अगर आपने ठीक से उस न्यूज को नहीं पढ़ा है, ठीक से अपने एग्जाम के ओरिएंटेड, तो मे बी आप मिस कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ, देखो बहुत एफर्ट्स पड़ते हैं क्लास को बनाने में, क्लास को डालने में, और ये आपके लिए है चूंकि ये इनिशिएटिव। सो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्लस नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करते रहना है ना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का जो ट्रेंड है उसमें कितना ज्यादा रोल करंट अफेयर का है। इवन जो हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है जीएस वाला, उसको भी करंट के साथ ही जोड़ दिया। तो मोस्टली सवाल जीएस से भी वही उठाए जाते हैं जो प्रॉपर करंट में चल रहे होते हैं। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। देख लेते हैं अबाउट फॉरएवर केमिकल्स के बारे में। फॉरएवर केमिकल्स साइंटिफिकली नोन एज द पर एंड पॉलीफ्लोरोल्काइल सब्सटेंसेस एंड PFAS, ये हमने अभी देखा। एंड दीज केमिकल्स आर जनरली यूजफुल इन एप्लीकेशंस such as waterproofing, heat resistance, detergent and food packaging and non-stick technologies में इसका प्रयोग किया जाता है। and they are known to stay in the environment virtually forever and contribute to environment डिग्रेडेशन, यानी कि ये एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन में योगदान करते हैं। इसका मतलब ये काफी डेंजरस है। एंड विच एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के साथ साथ या अन्य जीवों के साथ साथ मनुष्य के ऊपर भी इसका विपरीत असर पड़ता है, ये यहाँ पर ये न्यूज कह रही है, ठीक है। एंड व्हाट आर द हेल्थ रिस्क ऑफ PFAS, यानी कि जो PFAS फॉरएवर केमिकल्स है, इसके फॉरएवर केमिकल है, इसके फॉरएवर केमिकल के यहाँ पर हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट क्या है या फिर इसके रिस्क क्या है। सो टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर, लीवर एंड द पेनियाट्रिक कैंसर्स इससे हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने 4 प्रकार के कैंसर इससे हो सकते हैं, कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। प्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस वीकेंड चाइल्डहुड इम्यूनिटी हो सकती है, यानी कि बच्चों में इम्यूनिटी इससे वीक हो सकती है। एंड लो बर्थ वेट हो सकता है, बर्थ के दौरान ड्यूरिंग बर्थ
जो बेबी होता है उसका वेट कम हो सकता है जितना कि वेट एक्सपेक्टेड होता है या आइडियल वेट के, एंड एंड्रोनिक डिस्ट्रप्शन हो सकता है इससे, यानी कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, एंड एंड्रोक्राइन डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, इससे इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वेट गेन इन चिल्ड्रन एंड डाइटिंग इन एडल्ट्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो वेट गेन कर सकते हैं और जो बड़े हो सकते हैं उनका वेट लॉस हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फॉरएवर केमिकल्स हैं इनकी वजह से हो सकती हैं। सो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। एंड दीज आर अ टाइप ऑफ एटम। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में जान लेते हैं। अगर कभी आ जाए न्यूज में कि आइसोटोप क्या है इनमें से, है ना, सो आप जान लीजिए कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो टाइप ऑफ एटम होते हैं, यानी एक प्रकार का अणु होता है, एक प्रकार का ये क्या होता है, अणु होता है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है, पदार्थ की ये सबसे छोटी यूनिट होती है, पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है, राइट, सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। दैट रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, जो कि एक एलिमेंट्स के, एक तत्व की सारी प्रॉपर्टीज को ये अपने आप में समेटे होता है, जो आपका आइसोटोप होता है। क्लियर। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फॉरएवर केमिकल से रिलेटेड क्या सवाल है हमारा। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरएवर केमिकल, फॉरएवर केमिकल से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दीज केमिकल्स आर जनरली यूजफुल एंड एप्लीकेशन सच एज वाटरप्रूफ, heat resistance, detergents, food packaging, non-stick technologies। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, forever chemicals are scientifically known as per and polyfluoroalkyl substances, PFAS। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो which one of the following is correct in respect of statements, ऊपर जो कथन दिए गए हैं उनके संबंध में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्स्ट क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो ये हमारा गलत है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। एंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन। बिल्कुल हमारा जो बी है यहाँ पर आंसर रहने वाला है, सो बी हमारा सही आंसर है। क्लियर, आगे देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड से संबंधित हमारा यहाँ पर न्यूज है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी वैज्ञानिक ओलंपियाड से रिलेटेड न्यूज है। और ये न्यूज हमारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, राइट। ये जो न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको पब्लिक किया है, यानी कि ये न्यूज है आपकी पीआईबी की, पीआईबी की ये न्यूज है। देख लेते हैं इसको हम लोग। इंडिया साइंस एट द 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, यानी कि भारत ने 17वें इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में साइन किया है। एंड 17 अगस्त की आपकी न्यूज है। सो द इंडियन students team has bagged multiple prestigious medal at the 17th edition of International Earth Science Olympiad, जिसको कि हम शॉर्ट में IESO भी बोलते हैं, हेल्ड इन बीजिंग। ये 17वें ओलंपियाड कहाँ पर हुए हैं, बीजिंग में हुए हैं, चाइना में। एंड फ्रॉम अगस्त 8 to 16, यानी कि 16 अगस्त 2024 से ये शुरू हुए। 4 मेंबर्स इंडियन टीम कंप्राइजेज स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़, तो कभी स्टेट का नाम आ सकता है गुजरात, केरला एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान वोन 3 गोल्ड मेडल्स, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एंड यहाँ पर ब्रॉन्ज ईच एंड 2 सिल्वर मेडल अक्रॉस द 3 कॉम्पिटिशन कैटेगरीज, थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड अर्थ साइंस प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल टीम फील्ड इन्वेस्टिगेशन, राइट। ये हमारी यहाँ पर न्यूज है। आगे हम इसको देख लेते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है। recently, so recently Indian students team has bagged a multiple prestigious medal and 17th edition of International Earth Science Olympiad, जिसको IESO, कभी कभी क्या होता है इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है। कहां पर हुए हैं ये, बीजिंग में हुए हैं, चाइना में। एंड कब से,
8 अगस्त 2024 यानी कि 16 अगस्त 2024 से शुरू हुए हैं, ठीक है। सो ये चाइना में हुए हैं, 70th ये एडिशन है। आगे जान लेते हैं इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के बारे में, जान लेते हैं कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड क्या है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, 2003 में ये स्टैब्लिश हुए थे। कहाँ पर? एट द इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी क्लार्जिमेक, और ये कहाँ पर है? कनाडा में, राइट। सो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक कंपटीशन है। 2003 में ये बना था। कहाँ पर? कनाडा में। और कौन सी कमेटी या कौन सी मीटिंग थी या कौन सी काउंसिल थी? सो द इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग थी ये, राइट। एंड इट इज एन एनुअल कॉम्पिटिशन। ये कंपटीशन होता है। कौन से स्कूल के बच्चे होते हैं, किस स्टैंडर्ड तक? सो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस ग्लोब, यानी कि पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से, अक्रॉस ग्लोब सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहाँ पर जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इट एम्स टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ अर्थ साइंस थ्रू टीम वर्क, कोलैबोरेशन, एक्सचेंजिंग आइडिया एंड द कॉम्पिटिशन। ये इसका उद्देश्य होता है। एंड द ओवरऑल जो इसका विजन है वो है टू जनरेट इंटरेस्ट अमंग द यंग इन वेरियस फील्ड ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस। यानी कि ओवरऑल जो विजन है इसका वो ये है कि विश्व के जितने भी यंग साइंटिस्ट, जितने भी बच्चे हैं, यूथ है, यंग हैं, राइट, उनका अर्थ साइंस के अलग अलग फील्ड्स में इंटरेस्ट जगाना है, अवेयर करना है, विद अ फोकस ऑन प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड सॉल्यूशन सेंट्रिक डिस्कशंस अराउंड द एनवायरमेंटल चेंजेस, राइट। ये इसका ओवरऑल उद्देश्य है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट सेंटर प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पर जाते हैं। काफी टफ कंपटीशन होता है। एंड फैसिलिटेट अंडर द रीच आउट स्कीम। रीच आउट स्कीम के द्वारा इनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये स्कीम क्या है? रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। चूंकि अभी अभी ये हुआ है कंपटीशन, सो आपको ये ध्यान रखना है कि रीच आउट स्कीम इनको फैसिलिटेट करती है। रीच आउट स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आती है। आगे देख लेते हैं। तो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन IESO सिंस 2007। 2003 में बना था। भारत ने पार्टिसिपेट कब किया? 2007 से, 2007 से। एंड होस्टेड इट्स 7th एडिशन इन मैसूर। अभी ये 17वां एडिशन है 2024 में। इसका 10वां एडिशन भारत होस्ट कर चुका है, जो कि मैसूर में हुआ था, है ना। इंडिया के इनिशिएटिव क्या है? टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 to 12, यानी कि 9 से 12 तक के बच्चों को ये पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सपोर्ट करता है इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड को। एक भारत में भी नेशनल लेवल पर एक कंपटीशन होता है, वो है नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उसको स्पॉन्सर करती है बच्चों को अवेयर करने के लिए। हेल्ड इन द वेरियस स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। और ये जो कंपटीशन है ये भारत के अलग अलग स्कूल्स में होता है। और इसके बाद फिर जो वर्ल्ड लेवल पर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, वहां पर पार्टिसिपेट किया जाता है, राइट। सो INEOSO इज अ नेशनल लेवल एंड प्रीलोड्स टू IESO, यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड से पहले भारत में नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होता है वो होता है INESO, राइट। ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडियन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड सेलेक्ट educational body in country. And the topic for assessment for students includes geology, meteorology, oceanography, environmental science. ये यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं जिनके संबंध में यहाँ डिस्कशंस होते हैं, रिसर्च होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टॉप परफॉर्मिंग पार्टिसिपेंट फ्रॉम INESO गेट रिप्रेजेंट इंडिया एट IESO। यहाँ पर जो टॉप पार्टिसिपेंट होते हैं नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होता है, जो टॉप पार्टिसिपेंट होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर? इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में, क्लियर। एंड विच ऑल्सो रिसीव सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का सपोर्ट भी मिलता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सपोर्ट INESO एंड IESO एट पार्ट ऑफ रीच आउट स्कीम्स अंडर द
पृथ्वी विज्ञान स्कीम, यानी कि इसी के अंदर रीच आउट स्कीम के अंतर्गत एक और स्कीम है जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन जनवरी 2024। 2024 में यूनियन कैबिनेट ने जनवरी में ये अप्रूव की है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, और ये किसके अंतर्गत आती है, ये भी रीच आउट स्कीम के अंतर्गत आती है, और ये पूरा जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत, राइट। सो द स्कीम गोल्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ साइंस सिस्टम एंड थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज टू द कंट्री। सो ये आपको ध्यान रखना है, इनका जो पैन एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इनकी पैन एजेंसी है। आगे देख लेते हैं रीच आउट स्कीम के बारे में कि रीच आउट स्कीम क्या है। सो रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम कंसिस्ट ऑफ R&D इन अर्थ साइंस एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल, यहाँ पर है ऑपरेशनल ओशनोग्राफी एंड द प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ साइंस। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर कंट्री एंड नॉट स्टेट एंड ड्यूटी वाइज। पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पर इसको जो रीच आउट स्कीम है इसको यहाँ पर पे ऑपरेट किया गया है, राइट, इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हमारा हम वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। इंपॉर्टेंट हमारा वही है, ध्यान रखना है, जो भारत के लेवल पर नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होता है सवाल वहां से भी आ सकता है, सवाल इंटरनेशनल ओलंपियाड अर्थ साइंस ओलंपियाड से भी आ सकता है, सवाल रीच आउट स्कीम से भी आ सकता है, सवाल पृथ्वी विज्ञान स्कीम से भी आ सकता है, जो भी अभी 2024 में इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा यूनियन कैबिनेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। अभी देख लेते हैं इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2003, बिल्कुल सही बात है, एट इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग इन क्लार्के कनाडा, बिल्कुल सही। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, it is one of the most successful student centric program facilitated under the reach out scheme, research education training outreach of ministry of earth science, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी, आंसर होगा सी। देख लेते हैं इसको, आंसर है सी। ओके, सो हमारी अगली जो न्यूज है वो है व्हाट इज सोलर साइकिल। सोलर साइकिल के बारे में ये न्यूज़ है। एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ये हमारी न्यूज़ है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, राइट। सो द हिंदू की ये न्यूज़ है। क्या न्यूज़ आई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड अ न्यू मेथड्स टू प्रेडिक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ अपकमिंग सोलर साइकिल, यानी कि जो आने वाला सोलर साइकिल है उसके एम्पलीट्यूड को प्रेडिक्ट करने के लिए एक नए मेथड को इजाद किया है, डिस्कवर किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के एस्ट्रोनॉमर्स ने, राइट। और ये कहाँ पर है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कोरिलेशन यूजिंग 100 years ऑफ सोलर डेटा फ्रॉम IIA's कडाई कलर्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी की ये बात है। सो देख लेते हैं सोलर साइकिल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं पहले कि ये चर्चा में क्यों है, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका जो अभी ये डिस्कशन में है। सो एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने हैव फाउंड अ न्यू मेथड, इन्होंने एक नया मेथड पाया है टू प्रेडिक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ अपकमिंग सोलर साइकिल। अभी सोलर साइकिल आने वाला है उसके एम्पलीट्यूड को प्रेडिक्ट करने के लिए कि कितने एम्पलीट्यूड पर होगा, उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे। एंड बिसाइड्स देयर रिसर्च के अलावा कैन ऑल्सो हेल्प इन स्पेस वेदर फोरकास्टिंग, जो कि इस रिसर्च के अलावा फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करने वाला है। एंड द एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कोरिलेशन यूजिंग 100 years ऑफ सोलर डेटा फ्रॉम IIA's कडाईकुलर सोलर ऑब्जर्वेटरी, और ये कहाँ पर है, कडाईकुलर यानी कि केरला में है। आगे देख लेते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे सोलर साइकिल जब होता है तो इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। अगेन एस्ट्रोनॉमर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैव फाउंड अ न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द अपकमिंग सोलर साइकिल, राइट। सो इस तरीके के कुछ विजुअल्स होते हैं जब सोलर साइकिल होता है। क्या होता है सोलर साइकिल, उसके बारे में जान लेते हैं कि सोलर साइकिल क्या होता है, या सौर चक्र क्या होता है। सोलर साइकिल
एंड सोलर फ्लेयर्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, सोलर साइकिल एंड सोलर फ्लेयर्स, राइट। देखते हैं, सो आवर सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैसेस, बिल्कुल सही बात है, हमारा जो सन है, जो सूर्य है, वो गर्म गैसों का इलेक्ट्रिकली चार्ज एक बड़ी बॉल है, एंड दिस चार्ज गैस मूव्स जनरेटिंग पावर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो चार्ज जनरेटिंग चार्ज होते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, राइट। सो द सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अ साइकिल कॉल्ड अ सोलर साइकिल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि चार्ज गैस मूव जब करती है उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलर साइकिल के थ्रू बनता है और कम होता है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसी को क्या बोला जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड को कम होता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, इसी को सोलर साइकिल बोला जाता है, राइट। इवन every 11 years or so the sun magnetic field completely flips, यानी कि completely change हो जाता है। this means, इसका मतलब क्या हुआ कि that sun's north and south pole switch, यानी कि सूरज के सन के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो स्विच कर जाते हैं, क्लियर। एंड देन इट टेक्स अबाउट 11 years फॉर सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स टू फ्लिप बैक अगेन, और फिर 11 साल लगते हैं सूर्य के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को फ्लिप करने में, यानी कि एक सोलर साइकिल में लगभग मान करके चलिए कि 11 ईयर होते हैं, प्रत्येक 11 वर्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सन का वो फ्लिप करता है, क्लियर। Thus, the solar cycle is a cycle that sun's magnetic field goes through approximately 11 years. इसलिए जो सोलर साइकिल होता है उसका जो एक चक्र होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का, वो लगभग 11 वर्ष में अपना फ्लिप करता है, स्विच करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सो सोलर साइकिल अफेक्ट्स एक्टिविटीज ऑन सरफेस ऑफ द सन, सूर्य की सतह पर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, सच एज सन स्पॉट, जैसे कि सन स्पॉट होते हैं, ये कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर ज्यादा होते हैं, फिर फ्लिप करता है 11 साल में, फिर कम हो जाते हैं, ये चलता है सोलर साइकिल में। एंड विच आर कॉज्ड बाय सन्स मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सन स्पॉट होते हैं ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होते हैं। एंड एज द मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, सो डज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑन द सन सरफेस, राइट। And on way to track the solar cycle is by counting the number of sunspot, और जो सोलर साइकिल होता है उसको ट्रैक करने का एक और रास्ता है कि जो सन स्पॉट होते हैं उनकी नंबरिंग करना, राइट। बिगिनिंग ऑफ अ सोलर साइकिल इज अ सोलर मिनिमम व्हेन सन हैज द लीस्ट सन स्पॉट, जब सोलर साइकिल शुरू होता है, सौर चक्र शुरू होता है, तो उसके शुरुआत में सन स्पॉट के जो नंबर होते हैं वो काफी कम होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, और जब 11 ईयर के आसपास का समय होता है तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगेन फिर फ्लिप करता है, इसी को एक हम सोलर साइकिल बोलते हैं, राइट। ओवर अ टाइम सोलर एक्टिविटीज एंड नंबर ऑफ सन स्पॉट इंक्रीज, सो द मिडेस्ट ऑफ द सोलर साइकिल इज सोलर मैक्सिमम व्हेन द सन हैज द मोस्ट सन स्पॉट, राइट। एंड एज द साइकिल एंड, जैसे ही साइकिल एंड होता है, इट फेड्स बैक टू द सोलर मिनिमम एंड देन अ न्यू साइकिल बिगिन, और फिर नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो जाता है। सो जाइंट इरेप्शन, बहुत ज्यादा इरेप्शन होता है सन में, सच एज सोलर फ्लेयर्स यहाँ पर निकलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द सोलर साइकिल, और ये सारी चीजें सोलर साइकिल के दौरान भी होती हैं। एंड दीज इरेप्शन सेंड अ पावरफुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इनटू ए स्पेस, और जब यहाँ पर ये इरेप्शन होता है तो इसके द्वारा बहुत ज्यादा एनर्जी और मटेरियल स्पेस में जाता है, एंड दिस एक्टिविटीज कैन हैव इफेक्ट ऑन अर्थ, और ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये पृथ्वी पर भी इंटरप्ट करती हैं, राइट। क्या इंटरप्ट करती हैं, इरेप्शन कैन कॉज द लाइट्स इन स्काई, यानी कि बहुत ज्यादा बिजली चमक सकती है उस दौरान, एंड जिसको हम ऑरेरा बोलते हैं, देखा भी होगा आपने। इम्पैक्ट रेडियो कम्युनिकेशंस, यहाँ पर जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको इंटरप्ट कर सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड एक्सट्रीम इरप्शन कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑन अर्थ, और जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इरप्शन होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होते हैं अर्थ पर उनको भी प्रभावित कर सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में। अगेन सोलर साइकिल एंड सोलर फ्लेयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंड सोलर फ्लेयर्स में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है सोलर फ्लेयर्स। Solar flares are large explosions that occurs at a sun surface when twisted magnetic field lines suddenly snap, emitting large bursts of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जब सोलर साइकिल एंड होता है तो बहुत ज्यादा बर्स्ट होता है, इरप्शन होता है, और उसी समय पर सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, राइट। एंड फ्लेयर्स आर सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव इवेंट्स। जब हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़े एक्सप्लोजन होते हैं तो उस समय पर सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड दे आर सीन अ ब्राइट एरिया ऑफ द सन, और ये सन का ब्राइटेस्ट एरिया होता है। एंड दे कैन लीस्ट अ मिनट ऑफ आवर्स, और ये 1 मिनट से 1 घंटे तक रह सकता है इसकी टाइम ड्यूरेशन। And in a matter of just a few minutes, they heat material to many millions of degree and produce 2 watts of radiation across the electromagnetic spectrum, and including from radio waves to X-ray and the gamma rays. इसमें रेडियो वेव्स, एक्सरे और गामा रेज, ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल हो सकती हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड जो हमारा सवाल है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर साइकिल। सोलर साइकिल से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अ साइकिल कॉल्ड अ सोलर साइकिल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड है, द सोलर साइकिल अफेक्ट्स एक्टिविटी ऑन अर्थ सरफेस ऑफ सन्स एंड सच एज सनस्पॉट एंड विच आर कॉज्ड बाय द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही। आर सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैस। बिल्कुल बिल्कुल सही हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पर। सो आंसर हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर होगा हमारा सी। देख लेते हैं, आंसर है सी। आगे जान लेते हैं जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो जो न्यूज है वो है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है हमारी, प्लस हेल्थ से रिलेटेड न्यूज है अगर हम इसके प्रीलिम्स लेवल पर जाते हैं, और ये हमारी बायोटेक से रिलेटेड न्यूज भी है साइंस एंड टेक के एक सेगमेंट से, ठीक है। इंडिया टुडे की ये न्यूज है, देख लेते हैं क्या है। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब, ये एक पार्ट है भीष्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, राइट। ये हमारी न्यूज है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। जान लेते हैं इसके बारे में, अभी ये चर्चा में क्यों है। सो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स ने मिलकर के अभी रिसेंटली एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरा ड्रॉप ऑफ आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब ये इनिशिएट लिया है। एंड इंडिजिनियसली मेड है, भारतीय स्वदेशी रूप से ये बना हुआ है, एंड ये स्वदेशी रूप से बना हुआ है, राइट। एंड वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, और कहां पर है, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड फर्स्ट, राइट। वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व का पहला ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है। आगे देख लेते हैं अबाउट आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और मैं गारंटी दे रही हूँ कि प्रीलिम्स में आएगा, जरूर आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। एंड इट वाज डिजाइन्ड इंडिजिनियसली अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। ये इंडिजिनियसली स्वदेशी रूप से भीष्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। भीष्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, राइट। इट कंटेन्स द मेडिकल इक्विपमेंट, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सप्लाई सच एज द मिनी आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर भी है इसमें, एंड कुकिंग स्टेशन है, फूड वाटर एंड पावर जनरेटर है, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, पावर जनरेटर्स एंड एक्सरे मशीन, और भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम इसके डिजाइन की बात करते हैं तो आरोग्य मैत्री क्यूब केस है, ये इंक्लूड 3 फ्रेम each accommodating 12 mini cubes, and the case can fit in 30 seconds. Mini cubes including almost everything that can be packed for survival and for a period of 48 hours for 100 survival, right. आगे देख लेते हैं। The cube can handle several severe injuries and including 40 bullets injuries, 25 major bleeds and major burns, around 10 head injuries and long limb fractures and spinal injuries, chest injuries and spinal fractures, right. So the system also integrated artificial and data analysis. इसमें artificial intelligence यानी AI, आपको पता है हमारे सिलेबस में यूपीएससी के में कहीं पर भी, ना ही प्रीलिम्स में और ना ही मेंस के लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई नहीं, लेकिन सवाल हर साल आते हैं। सो ये ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हमें वो भी पढ़नी होती हैं एग्जाम का ट्रेंड देख करके, जो सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया गया है। चूंकि वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हर बार सवाल पूछे जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो, है ना। एंड डेटा एनालिटिक्स आगे देख लेते हैं। सो व्हाट इज एन एक्सरे मशीन, ये जान लेते हैं। हम लोग एक्सरे कराते हैं, सभी को पता है। एक्सरे मशीन क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं।
एन एक्सरे मशीन इज अ मेडिकल इमेजिंग डिवाइस होता है दैट यूजेज एक्सरे टू क्रिएट अ इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज लेने के लिए एक्सरेज का प्रयोग करके एक्सरे मशीन एक मेडिकल डिवाइस है जिसके द्वारा बॉडी के इंटरनल इमेजेस को लिया जाता है। एंड एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एक्सरे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एंड सिमिलर विजिबल टू लाइट, और ये प्रकाश की तरह दिखते हैं। विद मच हायर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अलाउइंग दैम टू पास द बॉडी एंड कैप्चर इमेजेस ऑफ बोन्स, टिश्यूज एंड अदर स्ट्रक्चर, राइट। और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, इसलिए बार बार इनके संपर्क में नहीं आया जाता, इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सरेज नहीं होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब क्या है और इससे संबंधित दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो देख लेते हैं। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट वॉज डिजाइन्ड इंडिजिनियसली अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, बिल्कुल सही बात है। सो आंसर हमारा होगा सी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, राइट। आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, जो हमारी अगली न्यूज है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, DGQA। ये हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। एंड ये जो न्यूज है हमारी, ये PIB की न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको पब्लिश किया है, PIB की न्यूज है। क्या न्यूज है देख लेते हैं। DRDO hands over authority holding sealed a particular of Nippon Munition to Directorate General of Quality Assurance। बात करेंगे निपुण म्यूनिशन के बारे में कि ये क्या है, राइट। सो ये जो हमारी न्यूज है 16 अगस्त की न्यूज है, ये 16 अगस्त की न्यूज है। आगे देख लेते हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप देख रहे हैं लगभग हर क्लास में ये सवाल नाम आता है DRDO। कितना इंपॉर्टेंट और देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। सो DRDO हैंडेड ओवर अथॉरिटी ऑफ होल्डिंग सील्ड पार्टिकल्स यानी कि AHSP ऑफ निपुण म्यूनिशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एट आर्म्ड एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पुणे में। ये कहाँ पर है? पुणे में। और जो निपुण है, जो सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द ARDE एंड एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, पुणे से ये रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि अभी ये चर्चा में क्यों है, क्या है ये। सो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO recently handed over a authority holding sealed particular, पूरा नाम क्या है इसका? AHSP का अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकल्स ऑफ निपुण म्यूनिशन टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, राइट। इसको हैंड ओवर किया है। एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। सो DGQA इज एन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शनिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। एंड प्रोडक्शन इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और अगर मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये आता है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन 100 years ओल्ड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस, सेकंड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जिम्मेदार होता है ऑफ ऑल डिफेंस स्टोरेज एंड इक्विपमेंट्स इन बोथ इंपॉर्टेंट एज वेल एज द इंडिजिनस फॉर द आर्मी नेवी एक्सक्लूडिव, यहाँ पर आप देखेंगे नेवल आर्मेंट्स को ये एक्सक्लूड करता है। एंड कॉमन यूजर टाइम्स फॉर द एयरफोर्स पोर्चर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, राइट। आगे देख लेते हैं। So it also ensure documentation, codification and standardization actions for minimize the variety of components and equipments. Other services renders are promotion of small scale industries and post procurement services, defect investigations, technical consultancies to users and ministries and production agencies. So बहुत ही ज़्यादा important ये एजेंसी है। देख लेते हैं निपुण म्यूनिशन क्या है। So जो निपुण म्यूनिशन है ये एक सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो स्टेटमेंट आ जाता है कि निपुण म्यूनिशन है, हार्ड टारगेट म्यूनिशन नहीं, सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन है, एंड डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ARDE के द्वारा निपुण म्यूनिशन को डिजाइन किया गया है। किसके साथ एसोसिएट करके? हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी
HEMLR, और ये कहाँ पर है, ये है पुणे में, राइट। सो निपुण इज अ हाईली यूजर फ्रेंडली, यानी कि यूजर फ्रेंडली है ये बहुत ज्यादा, प्लस डेडली अगेंस्ट द एनिमी, और जिनके खिलाफ प्रयोग किया जाता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, राइट। सो इट इज कंप्लीटली सेफ ड्यूरिंग द होल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लाइंग। जब ये जो निपुण म्यूनिशन होता है, इसको जब होल्ड करते हैं, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंप्लीटली सेफ है, कोई इसमें खतरे की बात नहीं होती है। आगे देख लेते हैं, DRDO के बारे में जान लेते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये R&D विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विद विजन टू एम्पावर द इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक में भी आता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में, DNA सीक्वेंसिंग के बारे में, वहाँ पर भी एज कटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। और आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में भी इसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, राइट। And mentioned to achieve the self-reliance, critical defense technologies and system while equipping our armed forces with state-of-that-art weapon system and equipment accordance with the requirements laid down by 3 services, right? DRDO का फॉर्म हुआ था 1958 में, and merging the even existing technical department establishment of Indian Army and Directorate of Technical Development Production विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, DSO के द्वारा इसके साथ पार्टिसिपेट किया गया है, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड सवाल क्या है। सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस वर्क्स अंडर विद मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। सो ये हमने देखा अभी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। सो आंसर है हमारा सी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है INS शिवालिक। INS शिवालिक के बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ है, द हिंदू की न्यूज़ है, द हिंदू में आया है, देख लेते हैं क्या है ये। सो INS शिवालिक रीचेस गुआम एन आइलैंड, यानी कि ये क्या है, ये एक आइलैंड है, यहाँ पर INS शिवालिक पहुंचा है, टेरिटरी ऑफ द USA। ये जो गुआम आइलैंड है ये USA की टेरिटरी है, राइट। देख लेते हैं। सो द विजिट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट टू साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन, है ना। ये हमारी न्यूज है, 16 अगस्त की न्यूज है, देख लेते हैं इसको। संदर्भ क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी चर्चा में बने रहने का। INS शिवालिक तो हमारा पुराना वो है, कमीशन हुआ था। सो INS शिवालिक रीच्ड गुआम, कहाँ पहुंचा है, ये गुआम में पहुंचा है, जो कि एक आइलैंड है और टेरिटरी है ये किसकी, US की, ये ध्यान रखना है। फॉर द ऑपरेशनल टर्न आउट एंड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रिमपैक जो एक्सरसाइज होती है 2024 में, ठीक है, हुई है, उसका ये वो है। And the visit is a part of the operational development of Indian Navy's Eastern Fleet on the South China Sea and the Pacific Ocean। ये आपका INS शिवालिक है, and INS शिवालिक के बारे में आप देखेंगे। So first stealth multi-role figure and the Indian Navy and it is built in Mazgaon Dock Limited, मुंबई। कमीशन कब हुआ था, ये 29 अप्रैल 2010 को। फीचर्स देखेंगे तो मैक्सिमम स्पीड इसकी है 32 नॉट्स एंड फीचर्स इंप्रूव्ड स्टील्थ एंड द लैंड अटैकिंग फीचर्स ओवर द प्रोसीडिंग्स। तलवार क्लास जो है ये, इट इज ऑल्सो तलवार क्लास का, एंड फर्स्ट इंडियन नेवी शिप है टू यूज द Kodok propulsion system, right? And it is equipped with a mix of Russian, Indian and the Western weapon system. ओशन करेंट्स क्या होती हैं, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ मास ऑफ वाटर एंड फेयरली डिफाइंस डायरेक्शन इनकी डिफाइन होती है, एंड दे आर लाइक स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना। एक चीज और, जो ओशन करेंट्स होती है इनकी जो एवरेज स्पीड है 3.2 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होती है, एंड विद हायर स्पीड इनको स्ट्रीम्स बोलते हैं, और लोअर स्पीड में इनको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका आइलैंड है US की, ये टेरिटरी में आता है, और साउथ चाइना सी और इंडियन पैसिफिक ओशन में है ये, राइट, देख सकते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस एंड साउदर्न मोस्ट मरीन आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, न्यूज में है, तो आपके ज्योग्राफी में भी काम आ सकता है एंड साइंस टेक में भी। यूनाइटेड स्टेट्स की ये टेरिटरी है, स्पेनिश कॉलोनी रही है 1898 से, एंड देन बिकेम अ US टेरिटरी आफ्टर द स्पेनिश अमेरिकन वॉर, है ना। एंड क्लाइमेट यहाँ की देखेंगे, प्लेजेंट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट बाय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड विंड्स, नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करेंट्स दैट फ्लोज वेस्ट अक्रॉस द पैसिफिक, राइट, डिसेंट्स विद अ कंसिडरेबल अमेक्श्योर। एंड कैपिटल की अगर बात करते हैं तो हंगटाना इसका कैपिटल है। इसका जो सवाल है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
अबाउट INS शिवालिक। शिवालिक से रिलेटेड सवाल क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज फर्स्ट स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट एंड बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी एंड इट ऑल्सो फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू यूज द कोडो प्रोपल्शन सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट है, द equipped with a mix of Russian, Indian and Western weapon system. Which of the statement given above is are correct? So हमारे यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा ए। आंसर है हमारा ए, राइट। सो आज की हमारी जो क्लास है, हम यहीं पर अपनी क्लास ओवर करते हैं, फिनिश करते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट वीक मिलेंगे, राइट। सो अच्छे से पढ़ाई करिए और करंट अफेयर की ये क्लास है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। थैंक यू सो मच।